हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस का मंथली करंट अफेयर मैगजीन, जिसमें हम जुलाई 2025 का सोशल इश्यूज आज कवर करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पिछले 2-3 सालों की वीडियोस करंट अफेयर्स की बनी हुई हैं, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। जिस भी मंथ का आप सुनना चाहते हैं, करंट अफेयर्स को अपने स्ट्रॉन्ग रखिए ताकि आपको आगे हर एग्ज़ाम में कम्पीट करने में ईजी हो। तो आज सोशल इश्यूज़ में हम सबसे पहला टॉपिक उठाने जा रहे हैं कि हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 5 साल हो गए हैं। 2020 में आई थी, ये 2025 चल रहा है, तो 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। क्या रहा इसकी, कैसी परफॉर्मेंस रही, समझते हैं इसके बारे में। देखो, कंट्री का जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है इंडिपेंडेंस के बाद से, पहले हमारे यहाँ चेंजेस फर्स्ट 2 पॉलिसीज़ में 1968 में आया था, फिर 1986 को मॉडिफाई 1992 में किया गया था। नाउ इट्स अ थर्ड पॉलिसी, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। तो हमने क्यों बनाया था इसको, क्योंकि रिकमेंडेशन आया था कस्तूरी रंगन कमेटी का। उसी के बेसिस पे उन्होंने कहा कि भैया नई एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर बनाओ। कस्तूरी रंगन कमेटी ने ऑलरेडी इस बात को कहा था, तो इसी बेसिस पर आपको याद होगा, इसी बेसिस पर बेसिकली ये बनाया गया। तो अब मान लो क्वेश्चन आ जाता है, कस्तूरी रंगन वाली जो कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, तो आप क्या लिखोगे? कस्तूरी रंगन वाली कमेटी किससे रिलेटेड है, तो आप बताना जी ये तो एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है कस्तूरी रंगन कमेटी। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाए तो उसको आपने ऐसे ही डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो कस्तूरी रंगन एजुकेशन वाली रिपोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ताकि स्ट्रेंथन हो हमारी, इसी ने बोला था बेसिकली, इस ड्राफ्ट ने ही हाईलाइट करा था की फोकस एरियाज़ पर कि हमें किसी भी तरह से स्ट्रेंथन करना है अपना क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो हमारे 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनके बीच में हो। तो ये रिपोर्ट को फाइनलाइज़ करके डाला गया था कि भाई इसको किसी भी तरीके से इसको आगे से आगे बढ़ाया जाए। तो 2019 में ही आपको पता होगा ये रिपोर्ट आई थी फाइनलाइज होके। ठीक है, उसके बाद अच्छे से बना के 2020 में इसको इम्प्लीमेंट करा गया था। अब फंडामेंटल्स क्या हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, समझते हैं इसके बारे में। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सारा एम्फोसिस ये रहता है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, बच्चे ना रट्टू तोता ना बने, अदर देन रोट लर्निंग। यहाँ क्या कह रहा है कि बच्चे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अगर वो न्यूटन्स का लॉ पढ़ रहा है तो वो कैसे कैसे हर जगह पर एप्लीकेबल होगा, वो उसको पता होना चाहिए, रादर देन कि बस उसने 3 लॉज को रट लिया। फिर इसमें बोला गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कि ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हमारा जो टीचिंग है, लर्निंग है, उसमें हमें लैंग्वेज बैरियर्स को हटाना है। दिव्यांग जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक्सेस हो पाए, उसका हमें ध्यान रखना है। लाइट बट टाइट यहाँ बोला जा रहा है कि हमें इंटीग्रेटेड, ट्रांसपेरेंसी और रिसोर्स एफिशिएंसी के साथ चलाना है। हमें डाइवर्सिटी का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारे स्टेट्स की अपनी अपनी हिस्ट्री है। तो हमें वो सारी चीज़ों को कैरिकुलम में ज़रूर डालना है, पेडागोजी में ज़रूर डालना है, पॉलिसी में ज़रूर डालना है। और हमें ध्यान रखना है हमारे सारे अनप्रिविलेज सेक्शन के बच्चों का भी, कि उन तक भी ये नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी पहुंच पाए। तो हमें क्या करना है, आउटस्टैंडिंग एजुकेशन डेवलपमेंट में रिसर्च करते जाना है, हमें सस्टेन रिसर्च रखनी है, रेगुलर असेसमेंट करने हैं। तो इसी में ना 2 टर्म्स उठा के इसने डाली हुई कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हमारे एजुकेशन में इनरोल्ड होते हैं रिगार्डलेस ऑफ एज, उसको हम ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो कहते हैं। फिर यहाँ एक टर्म आती है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी हमारी एबिलिटी टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग, यानी हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको समझ के पढ़ें, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दौड़ाएं, ताकि एंड ऑफ ग्रेड 3 तक जो बच्चा अगर 3rd क्लास में आ गया है तो उसको पढ़ना आना चाहिए, उसको मैथ्स की कैलकुलेशन करनी ज़रूर आनी चाहिए। अब फोकस एरियाज़ क्या हैं हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अर्ली चाइल्डहुड केयर की यहाँ बात आ रही है या एजुकेशन की बात आ रही है, तो नेशनल कैरिकुलर या पेडागोजिकल फ्रेमवर्क है अर्ली चाइल्डहुड केयर का। तो बोला गया है कि 8 साल तक के बच्चे को आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ज़रूर देनी है। फिर कहा जा रहा है कि इसमें साथ साथ ये भी ध्यान रखो 133 इंडियन लैंग्वेजेस में एक दीक्षा कर यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नॉलेज शेयरिंग एक प्लेटफॉर्म बनाना है, ताकि डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज वगैरह मिल पाएँ। फिर 5+3+3+4 के डिज़ाइन पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाना है स्कूल एजुकेशन के लिए। फिर मल्टीपल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना है, ये भी ध्यान में रखना है। असेसमेंट रिफॉर्म्स करनी है, इसे परख कर है, ठीक है ना। या पीपल टीचर रेशो है यहाँ पर, हर स्कूल लेवल पर हर टीचर को बोलना है कि पार्टिसिपेट करे वो,
डेवलपमेंट करना है स्कूल एजुकेशन का, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। कहा ये तो हम आपको ध्यान रखना है जो बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर वगैरह एजुकेशन वगैरह देनी है। हायर एजुकेशन के लिए भी इसमें प्रोविजंस हैं। कहा है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, 3 या 4 साल का अंडर ग्रेड कर रहे हैं, उनको ना मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस भी हों कि अगर वो 1 साल पढ़ के कोर्स नहीं समझ में आ रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में मान लो एक बच्चा बीटेक कर रहा है, ठीक है, बीटेक वो जिस यूनिवर्सिटी से कर रहा है उसका घर बहुत दूर पड़ता है, कुछ और समस्याएं हैं, तो उसके पास ना मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन हो कि वो कोर्स चेंज करना चाहे तो उसको दोबारा से 1 साल ना रिपीट करना पड़े। ये सारी चीज़ें ना प्रोविज़न डाली गई हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट डिजिटली, ताकि आप स्टोर कर पाओ एकेडमिक क्रेडिट जो भी अर्न किए गए हैं बाय वेरियस आपके हायर इंस्टीट्यूशंस द्वारा। या आपके टीचर एजुकेशन की बात है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म स्वयं दीक्षा का इस्तेमाल करना है ताकि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग टीचर्स को दे पाओ। नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग सेशन लेना है। अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन बनाना है। नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन यानी प्रोफेशनल एजुकेशन दो। लाइफ लॉन्ग लर्निंग दो। कोशिश करो जितनी भी भारत की भाषाएँ हैं, आर्ट एंड कल्चर है, उन सबको प्रमोट करो आप। आपका ध्यान होना चाहिए टेक्नोलॉजी यूज़ हो, इंटीग्रेट हो ऑटोनमस बॉडी में, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसीलिए फोरम वगैरह तैयार करना है। दूसरे हमारे क्या टारगेट एरियाज़ हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, वो भी हमें देखने हैं। यूनिवर्सल हमारा FLN होना चाहिए प्राइमरी स्कूल बाय 2025। 100% हमें कोशिश करनी है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हो। हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट 6% रहे। कह रहा है कि GDP का 6% आपको खर्च करना है। कहाँ पर? एजुकेशन पॉलिसीज़ पर। 50% आपको लगाना है पैसा हायर एजुकेशंस पर लगाना है। वोकेशनल एजुकेशन भी शुरू करो आप बाय 2035। हायर इंस्टीट्यूशंस को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाओ बाय 2040 तक। तो ऐसे प्रोविजंस लेकर आइए कि 50% जो भी लर्नर्स हैं वो आपके वोकेशनल एजुकेशंस वगैरह अगर लेना चाहें तो उसका भी एक्सपोजर उनको ज़रूर दिया जाए। अब देखो, अभी तक हमें 5 साल हो गए हैं, तो ज़रूर होता है कि इस रिपोर्ट में ये भी बताया जाए कि अभी तक हमने अचीव क्या किया है। तो देखो, इकोनॉमिक सर्वे जब 2024-25 का आया तो उसने बोला जी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है प्राइमरी लेवल पर 93% तक पहुंच गई है। स्कूल ड्रॉप आउट जो रेट है वो भी डिक्लाइन हुआ है। पहले बहुत होता था, बच्चे स्कूल ही नहीं पहुंचते थे, अब स्कूल तो कम से कम आ रहे हैं। उसके बाद डिजिटली ना हम स्कूलों में क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, इंटरनेट फैसिलिटी वगैरह दे रहे हैं। हायर एजुकेशन की बात कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि 18 से जो 23 साल की उम्र के बच्चे हैं उनमें भी अब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो अच्छा हो गया है, वो भी स्कूल आते हैं। रूरल एरिया में भी देखा गया है कि आपका 80% जो रूरल एरिया के बच्चे हैं वो भी अभी आ रहे हैं, स्कूल पहुंच रहे हैं, एनरोलमेंट अच्छा हो रहा है। ड्रॉप प्रपोर्शन जो पहले होता था कि बच्चे स्कूल ही छोड़ देते थे, वो सब कम हुआ है। टीचर्स की भी ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए ना एक निष्ठा प्रोग्राम होता है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो उसके तहत 12.97 लाख टीचर्स को, ये आपको ना लिखना होता है सारा डेटा कि अभी तक पता चला है कि इतने टीचर्स को ट्रेन करा गया है। इनोवेशन में देखा जाए तो पेटेंट फाइल वगैरह कर सकते हो। 7.58 लाख गर्ल्स इनरोल्ड हो रही हैं इंक्लूसिव रेजिडेंशियल स्कूल्स वगैरह में। प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है, देकिन है वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की, या यूनिवर्सिटी आपकी साउथहैम्पटन की, इनके भी कैंपसेस भारत में आ गए हैं। लिटरेसी की बात करें तो लद्दाख ऐसा फुल्ली लिटरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, फॉलोड बाय और मिजोरम, गोवा एंड त्रिपुरा के बाद, तो वो भी एक फुल्ली लिटरेट बनाया गया है। लद्दाख को भी मल्टीलिंग्वलिज्म है, नेशनल टेस्ट वगैरह से CUT, JEE मेंस, नीट वगैरह हैं, इनको भी 12 भारतीय भाषाओं में कंडक्ट किया गया। मॉनिटरिंग असेसमेंट की बात करें तो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण है, इसमें आपके 21.15 लाख स्टूडेंट्स को अक्रॉस यहाँ पर असेसमेंट कवर करने के लिए बोला गया है। अब ये कह रहा है कि एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि हर्डल्स क्या है इम्प्लीमेंट करने में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को क्या हर्डल्स आ रही हैं। तो सबसे बड़ी हर्डल जो आ रही है इम्प्लीमेंट करने में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो है फंडिंग की दिक्कत है। अभी पैसा नहीं है। ओवरऑल जो अभी हम ना एक्सपेंडिचर करते हैं वो खाली 3% GDP का लगा रहा है, जबकि देखो ये कह ही रही है कि आपको ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रहा है कि 6% तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो अभी आप समझ रहे हो फाइनेंशियली ये इतना अच्छा नहीं है, इसी की वजह से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं, उस तरह की रिक्रूटमेंट टीचर्स की नहीं कर पा रहे हैं, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो ये बात है। नेक्स्ट जो हर्डल आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करने की, वो है सेंटर स्टेट का पॉलिसी डिवाइड है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, जैसे आपका केरला है, वेस्ट बंगाल है, वो कहता है कि हम तो PM श्री वगैरह पे साइन ही नहीं करेंगे, है ना, विच रिक्वायर फुल्ली अडॉप्शन ऑफ NEP, तो हम उस हिसाब से नहीं चलना चाहते। फिर इंस्टीट्यूशनल डिलेज़ हैं बहुत सारी, जो हायर एजुकेशन कमीशन का बैठाया, UGC को उसने सक्सेसर है वो बेसिकली HECI, तो वो नेशनल कैरिकुलम वगैरह बनाने में भी डिले हो रहा है। ओवर रेगुलेशंस हैं, करेंटली 50 रेगुलेशंस लगाए हुए हैं।
चैलेंजेस हैं, मतलब आप लगा लो हायर रिटेंशंस करना बड़ा मुश्किल है, रिटेंशन रेट अभी कम है। फिर उसके बाद टीचर्स के साथ टेक्निकल बैरियर्स हैं, डिफ़िकल्टी है कनेक्ट करना लैपटॉप वगैरह, स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह। कई स्टेट से ऑपोजिशन आ रहा है, 3 लैंग्वेज फार्मूला एंड ऑल। इफेक्टिव लर्निंग टाइम की कमी है, 35 मिनट्स पर डे खाली देने पड़ते हैं। फिर 4 ईयर का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करने में भी हर्डल्स आ रही हैं। फिर बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव के तहत क्या क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आपका पीएम श्री है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यानी 14,500 स्कूल्स को बोला गया कि वापस से ठीक करो। उसके बाद नेशनल इनिशिएटिव लिया गया है निपुण भारत करके, फॉर प्रोफिशेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसको बोला गया कि इसको वो करें। वन नेशन आपका वन सब्सक्रिप्शन करके एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें कंट्री वाइड बोला जा रहा है कि जितने भी स्कॉलर हैं उनके आर्टिकल्स वगैरह को रीड करो, एक्सेस ताकि सब सिंगल प्लेटफॉर्म पे वो हो पाएँ। स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए भी ई विद्या डीटीएच चैनल चलाया गया है इंडियन साइन लैंग्वेज के अंदर। आप बात समझ रहे हो। उल्लास करके है एक तरह का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र बनाए गए हैं कि रियल टाइम हमें डेटा मिले, है ना। विद्यांजलि बनाया गया, स्कूल वॉलंटरी प्रोग्राम है जिसमें हम CSR वगैरह कराए जा रहे हैं। तो इम्प्लीमेंट करने में ना देखो ये कह रहा है कि इम्प्रूवमेंट क्या करनी है, क्योंकि देखो 5 साल हो गए हैं, 5 साल में आपने क्या अचीव करा। तो आउटकम बेस्ड फाइनेंसिंग होनी चाहिए, यानी आप ये देखो फंडिंग अप्रोच ऐसे हो कि पेमेंट देखा जाए प्री डिफाइंड हो कि आपको ना इतना टारगेट फुलफिल करें। ऐसे हम सेल्स के टारगेट देते हैं ना कि इतनी सेल्स करनी है इस महीने के अंत में या इस साल के अंत में। ऐसे ही एजुकेशन का भी देखो, आप इनपुट और एक्टिविटीज़ आप डालने से पहले ये चेक करो कि ये डाला तो जा रहा है, उसका क्या आउटकम आ रहा है, कितने फ़ायदे हो रहे हैं उसके, मॉनिटरिंग के प्रोग्रेस कितने हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी में जब आप AI यूज़ कर रहे हो फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ऑल, तो उसमें देखो पर्सनल ट्यूटर, AI ड्राइवन पर्सनल ट्यूटर्स हैं फॉर स्टूडेंट्स हैं। टेक्नोलॉजी को भी इनेबल करो आप, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्ड आप पीयर लर्निंग लेकर आओ। मिशन अंकुर जैसे मध्य प्रदेश का है, गुजरात का है ना। कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान लगाओ आप। फिर प्रोवाइड करो फ्लेक्सिबिलिटी इंस्टीट्यूशंस को ताकि वो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में इनोवेशन ओनरशिप कर पाएँ। तो देखो 5 साल हो गए अभी NEP को रोल आउट हुए हुए, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ज़रूरत है। और इससे क्या होगा, भारत का पूरा, इंडिया का एजुकेशन लैंडस्केप ही पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इंक्लूसिविटी, क्वालिटी, रेलेवेंस, ये सारा का सारा बढ़ जाएगा। डिजिटल एक्सेस, टीचर की डेवलपमेंट, कमांडेबल, इम्प्रूव गवर्नेंस, ये सभी हमें ज़रूरत है करने की। और बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो दें हम, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। पॉलिसी हर्डल्स को रोकें हम, क्योंकि इसको फुली रियलाइज़ करना अब हमारी ज़रूरत है। भारत के एजुकेशन में भी आगे से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट का एक आ रहा है कि भैया बहुत बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। अब ऐसा क्या है, क्या कारण है, बच्चे क्यों सुसाइड कर रहे हैं, समझते हैं उसके बारे में भी। देखो कहा जा रहा है कि ना डीपनिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुखदेव साहा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में कि भैया गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ बच्चों का बहुत ख़राब है, जो कॉलेज में है, कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ऐसा हो रहा है, राइज क्यों कर रहे हैं अमंग स्टूडेंट ही। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का जो डेटा होता है ना, बड़ा रेलिवेंट डेटा होता है, इसको ज़रूर देख लिया करो। तो उसने क्या बोला, एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड हो रहे हैं भारत के अंदर 2022 में। क्या बोला जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं सुसाइड के। 7.6% कॉरस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स। मेल स्टूडेंट्स का आप सोचो सुसाइड रेट 99% हो गया है। फीमेल्स का 92% जंप हो गया है, मतलब इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कह रहा ऑलरेडी SC की जजमेंट 2025 में भी आई है, 2014 में भी आई थी कि भैया नेशनल टास्क फोर्स बनाओ, बच्चों के मेंटल हेल्थ कंसर्न बहुत बड़ा फैक्टर है। और मेंटल हेल्थ को आप मानो राइट टू लाइफ के अंदर ही, अंडर आर्टिकल 21 ही मानो आप कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में। अब कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है उतना ख़राब हालात में हो जाता है कि सुसाइड करता है। उसका एकेडमिक प्रेशर इतना ज़्यादा है, सक्सेस की डेफिनेशन उसकी नज़रों में बहुत नैरो है। एकेडमिक आप देखो सक्सेस ना, आप क्या समझते हो, सक्सेस को आप समझते हो कि सारा कुछ अचीव कर ले सक्सेस मिल गई। ज़रूरी नहीं है ऐसा सक्सेस हो। कई बारी अपना देखना पड़ता है कि आप कहाँ पर हो और कहाँ से आप कभी तक कहाँ तक पहुँचे हो। अगर आप कुछ भी वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है ना, चाहे 1 स्टेप हुई है, चाहे 2 स्टेप डेवलपमेंट हुई है, तो वो भी आप सक्सेस ही माना करो अपनी। तो डेफिनेशन हमारी बहुत सक्सेस की नैरो होती जा रही है। हम इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर अटैच हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ, हम कंपेयर करने लग जाते हैं अपनी लाइफ को। फिर एकेडमिक डिससेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, उनको लगता है कि हमने अभी तक ये नहीं किया। फिर एकेडमिक स्ट्रेस बहुत है, हमें तो ये नहीं आ रहा, हम फेल हो रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे लीड करेंगे। फिर सिस्टमिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, हैरासमेंट बहुत ज़्यादा है एजुकेशनल सेटिंग में, रैगिंग हो जाती है, बुलिंग हो जाती है, सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह हो जाता है, जिससे सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ट्रस्ट वगैरह चला जाता है। फिर कल्चर ऑफ साइलेंस की बात करें तो ओपन डिस्कशंस की कमी है, स्टिग्मा भी बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे लगता है, इनसफिशिएंट सेफगार्ड है, सोशल बैरियर्स वगैरह क्रिएट हो जाते हैं। यूनिफाइड इन्फोर्सेबल फ्रेमवर्क टू डील विद स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ इशूज़।
सोशल प्रोटेक्शन की दिक्कत है ना। फिर फैमिली इशूज़ अलग से आते हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, डिवोर्स हो रहा है पेरेंट्स का, मान लो सेपरेशन हो रहा है, या फाइनेंशियल हार्डशिप चल रही है, पेरेंट्स का ध्यान ही नहीं है, या कोई लव वन चला गया है, कोई रिलेशनशिप क्राइसिस आ गया है ना, कोई ब्रेकअप्स वगैरह हो गए हैं, तो वो सबसे बच्चे काफ़ी वो हो जाते हैं कि अरे हमारी लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं अब, लाइक सेल्फ इस्टीम लो है, सोशल आइसोलेशन फील हो रहा है। इन सभी कारणों से ये सारे कारण बन जाते हैं मेंटल हेल्थ क्राइसिस के। अब ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जाएँ ताकि मेंटल हेल्थ स्टूडेंट्स का इम्प्रूव हो, तो उसके लिए होता है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। एक राइट बेस्ड लेजिस्लेशन है, इसमें हर व्यक्ति को कहा जा रहा है कि आपके पास एक्सेस हो मेंटल हेल्थ केयर का, प्रोटेक्शन का। आपका ना एक सेक्शन 18 है जो गारंटी करता है कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज सभी को दी जाएँ। सेक्शन 115 है, वो कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, हमें जिस समय लगे कि केयर करना है। अभी आप देखो ChatGPT पे भी डालते हो ना कि साइड अगर आपको फीलिंग्स आ रही हैं, फिर वो आपको नंबर्स देगा, आपको कहेगा कि आप अकेले मत बैठो, आप किसी से बातचीत वगैरह करो। तो ऐसी नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन भी बनाई गई है, मानस करके टेलीमानस है, जहाँ आपको ऐसी फीलिंग आए फटाफट इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए, है ना। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है बेसिकली। मनोदर्पण इनिशिएटिव लिया गया एजुकेशन द्वारा, कि मिनिस्ट्री द्वारा, कि भैया कोविड-19 में भी ऐसा बहुत ज़्यादा होता था, तो उनको कैसे संभालना है। तो गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस की बात की गई है कोचिंग सेंटर्स वगैरह में भी। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि ना सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस आई हैं, उसी को आपको ना अभी इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले क्या करो, यूनिफॉर्म कर दो मेंटल हेल्थ पॉलिसी को। क्या कर दो, यूनिफॉर्म कर दो, अडॉप्ट कर लो। सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बोलो भैया ऐसा है, हर साल क्या होगा, अपडेट करना है अपनी, मेड पब्लिकली एक्सेसिबल ऐसी अपनी मेंटल हेल्थ पॉलिसी बना लो अपनी, सब के सब बना लो। फिर एक क्वालिफाइड ना काउंसलर हर जगह पर होना चाहिए। आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल के बैठे हो, कोई कोचिंग सेंटर खोल के बैठे हो, कोई ना कोई काउंसलर ज़रूर रख लो, ज़रूर एक अपॉइंट कर लो क्वालिफाइड काउंसलर, जो बच्चों को ऐसी कोई मदद की ज़रूरत हो तो वो दे पाए। फिर मैंडेटरी ट्रेनिंग देनी है, सभी टीचर्स को हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, उनको 2 साल में एक बारी, हर साल में 2 बारी उनको सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलवा के उनको भी ट्रेनिंग वगैरह दे दो। कुछ वार्निंग साइंस आए, कुछ लगे बच्चे के साथ कोई दिक्कत है, तो टीचर्स भी जाके उसकी मदद करें। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की ज़रूरत है, रोबस्ट, कॉन्फिडेंशियल, एक्सेसिबल, एस्टैब्लिश बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फिर सेंसिटाइज करना है हमें पेरेंट्स को, गार्जियंस को, ताकि हम अवॉइड करें प्लेसिंग अनड्यू एकेडमिक प्रेशर, ज़्यादा बच्चे पे ना डालें, हम उसके साथ एम्पैथाइज हों, समानुभूति रखें, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसको बोलें कि बेटा ज़्यादा सारा एकेडमिक में ध्यान मत लगा, थोड़ा स्पोर्ट्स खेल ले, थोड़ी सी पेंटिंग कर ले, थोड़ी ड्राइंग कर ले, कुछ डांस कर ले, ये सब भी उसको सिखाओ। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का सारा ध्यान क्या होता है, उनको बोलो भैया करियर काउंसलर्स रखो, हर बच्चे, हर पेरेंट्स, हर गार्जियन के लिए। प्रोएक्टिव स्टेप लो आप कैंपसेस में, रिमेन फ्री फ्रॉम हैरासमेंट, बुलिंग नहीं होनी चाहिए, ड्रग्स वगैरह के से बहुत दूर रखो बच्चे को, क्योंकि ड्रग्स का रास्ता एक ही स्टेप है, एक बार बढ़ गए तो बढ़ गए, फिर आप पूरी ज़िंदगी सबको ख़राब, खुद तो मरोगे ही, सबको आसपास के लोगों को भी मार के रहोगे आप, इतना गंदा होता है ड्रग्स लेना। तो इम्प्रूविंग स्टूडेंट का अगर मेंटल हेल्थ जो होता है उससे एक हॉलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है, यानी पीयर सपोर्ट चाहिए, एडुकेट फंडिंग की ज़रूरत है आपको, ताकि ट्रेन प्रोफेशनल्स, रिस्पॉन्सिबल मीडिया प्रैक्टिसेस हो पाएँ, ये सारी ज़रूरत है। ग्रास रूट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, स्टिग्मा को रिड्यूस करने की बहुत ज़रूरत है, हमें डिजिटल इंगेजमेंट अपना सेफ रखना है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज हमें इंटीग्रेट करते जानी है ताकि हम अर्ली आइडेंटिफाई कर पाएँ, टाइमली इंटरवीन कर पाएँ, एक्सेसिबल केयर दे पाएँ सभी स्टूडेंट्स को अपने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोशल आइसोलेशन के ऊपर। क्या होता है ये, समाज में रहते हुए भी आपको लग रहा है कि आप जो हो वो अकेलापन है, क्यों है, समझते हैं। रिसेंटली WHO की एक रिपोर्ट आई कि भैया फ्रॉम लोनलीनेस टू सोशल कनेक्शन का एक पाथ बना के दिया है, बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़कर। एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई है, चार्टिंग अ पाथ टू हेल्दी सोसाइटी रिपोर्ट, जो हमें बता रही है कि सोशल आइसोलेशन का क्या असर पड़ता है हमारे हेल्थ पर, हमारे अकेलेपन से हमारे वेलबींग पर, हमारी सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है। कह रहे देखो आइसोलेशन वगैरह कैसे आता है, सोशल आइसोलेशन आ गया या लोनलीनेस कैसे ड्राइव होती है, तो आप अकेले रहते हो, आपका हेल्थ ख़राब है, या बड़े मार्जिनलाइज सेक्शन से हो, इनकम नहीं कुछ आती है, वीक कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइफ ट्रांजिट हुई है कुछ आपकी, अनहेल्दी यूज़ है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का, ये सभी वजह बनती हैं आपके अकेलेपन की। अब एक शब्द आएगा सोशल कनेक्शन और एक आएगा सोशल डिसकनेक्शन, दोनों टर्म्स को देखते हैं क्या होता है। देखो सोशल कनेक्शन का गाइस मतलब होता है कि आप about the many ways we relate to and interact with others, हम अपने किस तरह से हमारे सोशल कनेक्शन, हमारे फैमिली, हमारा फ्रेंड्स, हमारे क्लासमेट्स, हमारे कोवर्कर्स, हमारे नेबर,
ये सभी हमारे सोशल कनेक्शंस का पार्ट होते हैं। हमारी सोसाइटी क्या है, हमारी अपनी सोसाइटी का मतलब होता है कि हमारे अपने लोग आसपास के। सोशल डिस्कनेक्शन का मतलब क्या होता है, जब पर्सन का कोई भी सोशल कॉन्टैक्ट ना हो, वो कोई सपोर्टेड फील ना करे, उसका कोई रिलेशनशिप ना हो, वो बहुत नेगेटिव फील करे, तो सोशल डिस्कनेक्शन आ जाता है। यानी उसके डिज़ायर और एक्चुअल एक्सपीरियंस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए वो लोनलीनेस फील कर रहा है। सोशल आइसोलेशन का मतलब है उसके पास रिश्ते बहुत कम हैं, उसके पास ऐसे लोग बहुत कम हैं जिसको वो अपना कह पाए। ठीक है, तो रिपोर्ट क्या हाईलाइट कर रही है, रिपोर्ट कहती है भैया सोशल डिस्कनेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। 6 में से हर एक बंदा लोनली है, अकेला है। या ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है लोनली बच्चे होते हैं, 13 से 29 साल के बच्चे अपने आप को अकेला समझ रहे हैं। 3 ओल्डर एडल्ट में एक ओल्डर एडल्ट भी अकेला है। 4 टीनेजर्स में एक टीनेजर आज सोशल आइसोलेटेड फील कर रहा है। लो इनकम कंट्री में तो लोनलीनेस 24% है, जबकि रिच कंट्रीज़ में लोनलीनेस फिर भी कम है, 11% तक है। अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है सोशल डिस्कनेक्शन का, आपके फिजिकल हेल्थ पर, आपके मेंटल हेल्थ पर। आपको एंजाइटी होगा, डिमेंशिया होगा, सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे प्रॉब्लम आएगी। तो रोड मैप ऐसा क्या तैयार करें फॉर इम्प्रूविंग सोशल कनेक्शन, तो उसके लिए पॉलिसी बनाई गई। देखो नेशनल पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जा रही हैं, जैसे ना डेनमार्क फिनलैंड ने बनाया कि 8 कंट्री सोशल कनेक्शंस को इनकरेज करना, रिसर्च करना सोशल कनेक्शंस के लिए, इंटरवीन करना, इम्प्रूव करना, या ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज पब्लिक कैंपेन करना, ग्रुप एक्टिविटीज़ वगैरह करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम शॉर्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शॉर्ट्स में सबसे पहला शॉर्ट है हमारा रोल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, की सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है। तो सबसे बड़ा रोल बताती हूँ मैं क्या है। देखो लोकसभा के स्पीकर हैं ना, उन्होंने एम्फेसाइज़ किया कि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करना ज़रूरी है। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है इंडिविजुअल एंड ग्रुप को स्ट्रक्चर किया जाए ताकि वो सोसाइटी से बातचीत करें, फॉर्मल इनफॉर्मल हो। फॉर्मल हो तो कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाओ, है ना, कोई लेबर यूनियन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही इनफॉर्मल में फैमिली फ्रेंड पीयर्स वगैरह से, आप फ्रेंड्स वगैरह से जुड़े रहो। अब देखो एक नेशन की बिल्डिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन से कैसे होती है। देखो जो फैमिली है ना गाइस, वो कई सारे सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ वगैरह करती है, ट्रांसफ़र गुड मॉरल बिहेवियर्स, ताकि हमारा एक हारमोनियस एंड इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट हो पाए। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा यानी कि एक मॉरल फ्रेमवर्क तैयार करा जा रहा है ताकि कंपैशन, फॉरगिवनेस, चैरिटी, ये सारी वैल्यूज़ वगैरह क्रिएट हो पाएँ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द्वारा क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, टीम वर्क, ये सारी चीज़ें ट्रांसमिट हो पाएँ। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए तो यहाँ पर मजदूर किसान शक्ति संगठन है ताकि RTI वगैरह इम्पैक्ट हो पाए, या सेवा वगैरह का रोल, प्रथम का रोल एजुकेशन सेक्टर में इम्प्रूव हो पाए। तो हर सोशल इंस्टीट्यूशन डिस्टिंक्ट है, वाइटल रोल निभाता है ताकि इंडिविजुअल या उसका कलेक्टिव फैब्रिक जो है वो अच्छे से अच्छे सोसाइटीज़ में बढ़ता चला जाए। तो रिकॉग्नाइज़ क्या करना है सारे इंस्टीट्यूशंस की अंडरस्टैंडिंग को, ताकि एक सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और रिजिलियंट सोसाइटी तैयार हो पाए और वो फ्यूचर चैलेंजेस को देख पाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चाइल्ड अडॉप्शन पर। तो कारा ने इशू करा है डायरेक्शन टू स्टेट्स ताकि हम स्ट्रेंथन कर पाएँ काउंसलिंग को हर स्टेजेस पे चाइल्ड अडॉप्शन की। डायरेक्शन किसको दी गई है, स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसीज़ को दी गई हैं अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, और ये वही रेगुलेशंस वाले उस पर हैं। अब डायरेक्शन बेसिकली क्या क्या दी गई हैं स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसीज द्वारा, रीइंफोर्स करना है साइकोलॉजिकल सपोर्ट सभी की स्टेक होल्डर्स को, प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंटिंग देनी है, अडॉप्टेड चिल्ड्रन के बारे में सोचना है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स उनके कौन हैं, उनको क्वालिफाइड काउंसलर्स दो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, प्रोविजंस दो उनके लिए, साइको सोशल इंटरवेंशन दो ताकि स्पेशलाइज एजेंसीज इनको अडॉप्ट वगैरह कर पाएँ। चाइल्ड अडॉप्शन देखो भारत में अगर इसकी प्रक्रिया के बारे में हम देखें तो नोडल मिनिस्ट्री इसके लिए मिनिस्ट्री वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की है ही। एडॉप्शन भारत में कैसे होता है वो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 के द्वारा किया जाता है। एक जुवेनाइल जस्टिस है, उसको भी 2015 में बनाया गया था। नेशनल जो इसमें नोडल एजेंसी है वो कारा है, यानी चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स सेंटर का काम कर रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी यही है कि किसी भी तरीके से आपको बच्चे को बचाना है, उसकी ट्रैफिकिंग ना हो जाए, एथिकल वे, लीगल वे में कुछ भी हो, बच्चे की ट्रैफिकिंग को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे की तस्करी ना होने लग जाए।
तो जो आपका सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स सेंटर है, याद रखना कारा एक ऐसी बॉडी है जो कि स्टैट्यूटरी है, एक एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। इसका काम है आपको मॉनिटर करना कि अगर बच्चा अडॉप्ट किया गया है बाहर से, बाहर की कंट्री से या डोमेस्टिकली, तो वो फंक्शन कर पाए। सेंट्रल अथॉरिटी फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन अंडर हेग कन्वेंशन, जिसको रेटिफाई किया गया भारत द्वारा इन 2003। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे काशी डिक्लेरेशन अडॉप्टेड इन यूथ स्पिरिचुअल समिट फॉर ड्रग फ्री इंडिया। ये क्या है काशी डिक्लेरेशन, जिसमें बोला जा रहा है यूथ के स्पिरिचुअल समिट हुई थी ताकि क्या हो जाए, भारत ड्रग मुक्त हो जाए, उसके लिए इसको बनाया गया था। तो क्या है ये, बेसिकली मेरा युवा भारत फ्रेमवर्क। याद रखना ये यूथ स्पिरिचुअल समिट है ताकि नेशनल यूथ लेड एंटी ड्रग कैंपेन चलाया जा सके। ऑटोनॉमस बॉडी है, इसको सेटअप किया गया है सरकार द्वारा ताकि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म वगैरह बनाए जा सकें, यूथ का डेवलपमेंट और यूथ लेड डेवलपमेंट किया जा सके। काशी डिक्लेरेशन है क्या, तो इसको 5 ईयर का रोड मैप तैयार करके दिया गया है ताकि क्या हो, ताकि आपका डी एडिक्शन मूवमेंट चलाया जाए। नेशनल कंसेंसस आपको बनाना है ताकि आप सब्सटेंस अब्यूज़ को ट्रीट कर पाओ, क्योंकि जो एक कोकेन है, सब्सटेंस अब्यूज़ क्या होता है, शराब, अल्कोहल, हेरोइन, कोकेन, कैफ़ीन, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सब्सटेंस अब्यूज़ देती हैं और इनके लिए सरकार बाध्य है इस समय कि बहुत ज़्यादा इसका पब्लिक हेल्थ पर असर पड़ रहा है, सोसाइटल चैलेंज दे रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल, इसमें भी तो आप समझो इतना बुरा हाल है, लोग इतना लिकर की शॉप पे पड़े रहते हैं, ड्रग्स लिए जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म इसके लिए प्रपोज किए गए हैं फॉर मल्टी मिनिस्ट्रल कोऑर्डिनेशन, ताकि जॉइंट नेशनल कमेटी बैठे, एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्टिंग हो और आप अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के सपोर्ट सर्विसेज वगैरह दे पाओ। इनको क्या करा गया है, इंटीग्रेट करा गया है कल्चर, स्पिरिचुअल, एजुकेशनल, टेक्नोलॉजिकल एफर्ट, ताकि एडिक्शन इनका कम हो। और इसमें ड्रग के अब्यूज़ को रोकने के लिए नारकोटिक ड्रग्स हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग वगैरह को बोला गया है। नशा मुक्त अभियान 2020 है। अब स्टेटस क्या है ड्रग अब्यूज़ का भारत में देखा जाए तो एज़ पर नेशनल सर्वे ऑन सब्सटेंस अब्यूज़ 2019, आप समझो 10 से 75 साल का कोई व्यक्ति है ना, तो 14.6% वो ले रहा है, अल्कोहल पीता है, खूब शराब के नशे में धूमा रहता है। और इवन भारत में कैनाबिस और ओपियोइड हीरोइन, सारे के सारे ड्रग्स हैं, ये भी भारत में यूज़ होते हैं। अब क्यों लेता है कोई व्यक्ति ड्रग अब्यूज़, क्यों करता है, क्यों लेना शुरू कर देता है ड्रग्स? उसका कारण है पीयर प्रेशर, स्कूल में बच्चे ले आते हैं, कॉलेजेस में ले आते हैं, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनको लग रहा है यहाँ से भी प्यार नहीं मिल रहा, सोशली आइसोलेटेड, उसको में मज़ा आने लगता है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, गरीबी, मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई प्रेशर पड़ता है एजुकेशन का, जॉब्स का। तो बंदा आप और देखो, हम भारत की ना जोग्राफी भी ऐसी है, भारत रहता ही गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में, और सारे के सारे ये सप्लायर हैं ड्रग्स के। अब आप मुझे सवाल बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, गोल्डन क्रेसेंट में तो आपको हज़ारों बार बता चुकी हो, गोल्डन क्रेसेंट में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, गोल्डन ट्रायंगल में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, यही सप्लाई कर रही हैं हमें, क्योंकि ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं तलाश इनिशिएटिव। तलाश इनिशिएटिव क्या है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने यूनिसेफ के साथ तलाश को लॉन्च किया है ताकि ट्राइबल एरिया के बच्चों के एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल, सेल्फ इस्टीम को अच्छे से अच्छा किया जा सके। नेशनल लेवल का प्रोग्राम है ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि एजुकेशन पर्सनल ग्रोथ हो पाए। और याद रखना, एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के साथ ही इसको लाया जा रहा है, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है ताकि रेसिडेंशियल स्कूलिंग वगैरह अच्छी हो सके। साइकोमेट्रिक असेसमेंट करेगा, करियर काउंसलिंग, लाइफ स्किलिंग, ई लर्निंग, ये सारा का सारा तलाश इनिशिएटिव द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, जिसको हम सोफी रिपोर्ट कहते हैं। 2025 की भी रिपोर्ट ये आ चुकी है। ये बेसिकली जॉइंट इनिशिएटिव होता है फाओ का, आईफेड का, यूनिसेफ का, WFP का। इसका पर्पज़ है जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है ना, हंगर वाला, उसमें चेक करना कि हंगर कितना चल रहा है वर्ल्ड वाइड, फूड इनसिक्योरिटी कितनी है और माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण कितना है। तो बोला जा रहा है जी, बड़ी मुबारक बात है, ग्लोबल हंगर रिड्यूस हुआ है, 8.2% चला गया है 2024 में। हंगर कॉन्टीन्यूस कहाँ पर क्लाइम कर रहा है, जहाँ पर अफ्रीकन या वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में आज भी हंगर ज़्यादा देखने को मिलता है। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो इनसिक्योरिटी कम हुई है,
खाने के प्राइस बढ़े हैं, हाँ जी बढ़ रहे हैं, एवरेज कॉस्ट तो बढ़ रही है क्योंकि पैंडमिक वॉर चल रहा है यूक्रेन वगैरह में, इसी कारण से फूड प्राइस में इन्फ्लेशन आया हुआ है। लेकिन कह रहा है डिस्पाइट इंक्रीज फिर भी लोग अनेबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन द वर्ल्ड, वो भी गिरा है। एनीमिया वुमेन में था, एडल्ट था, ओबेसिटी थी, ये राइज हो रहा है। इससे बहुत रिपोर्ट में परेशानी हुई है कि वुमेन्स को खून की कमी है, मोटापा बहुत बढ़ रहा है। तो भारत को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में लोग हेल्दी डाइट अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। मोबाइल फ़ोन एडॉप्शन बाय फिशरमैन होल सेलर जो है केरला में, रिड्यूस प्राइस डिस्पोजन एंड वेस्ट, ये एक अच्छा इनिशिएटिव इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग्स में लिया गया है। फिर टाइम बाउंड ट्रैक, देखो टाइम बाउंड आपको टारगेट फिस्कल मेजर्स तो लेने पड़ेंगे, आपको टैक्स रिलीफ देना पड़ेगा एसेंशियल गुड में, कैसे खाएगा बंदा वरना। फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी लगाओ ताकि मार्केट के रेट स्टेबलाइज हो, एग्रीकल्चर मार्केट पे ज़्यादा असर ना पड़े ताकि कोई बंदा खा ही ना पाए, ऐसा असर ना दिखे। साइंस एंड टेक कल करेंगे, आज के लिए सोशल इशूज़ में इतना ही, कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल।